हेलो स्टूडेंट, मैं हूं निहाल यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का जीपीएल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्त, आज की इस वीडियो हम लोग अनुपयुक्त भौतिकी सेकंड यानी कि अप्लाइड फिजिक्स सेकंड को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैंने इसके चैप्टर नंबर 1 को पूरा कंप्लीट करा दिया है। अगर आप वो वाली वीडियो नहीं देखे हो जाकर आप देख सकते हो, लिंक मैं उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप पूरी लेक्चर को देख सकते हो। तो चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो हम लोग चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? तो चैप्टर नंबर 2 का नाम है दोस्त वेव ऑप्टिक्स। क्या है? वेव ऑप्टिक्स नाम है इसका, यानी कि तरंग प्रकाश के हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, आई होप आप लोग इसके सिलेबस को देख लिए होंगे। तो चलिए दोस्त, आज इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और आगे पढ़ते हैं क्या क्या इसमें टॉपिक दिए गए हैं, उन टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। चलिए, सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या है? सबसे फर्स्ट टॉपिक अगर हम पढ़ रहे हैं तरंग प्रकाश की, क्या पढ़ेंगे हम लोग? तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग लाइट, यानी कि प्रकाश होती क्या है। क्या पढ़ेंगे दोस्त? पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश क्या होता है। सर मुझे प्रकाश के बारे में नहीं पता है। दोस्त, आप लोगों ने इंटर किया होगा, 12th अगर किया होगा तो आप लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़े होंगे। वेव ऑप्टिक्स में फर्स्ट चैप्टर आता है आपका लाइट यानी प्रकाश। तो प्रकाश आप लोग पढ़े होंगे, आई होप वहाँ पढ़ लिए होंगे। मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस लेक्चर को शुरू करते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। जो लाइट होती है वो एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिससे हमारी दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है और हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। क्या? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिससे हमारी दृष्टि संवेदना उत्पन्न होता है और हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। आई होप आप लोग प्रकाश के बारे में समझ गए होंगे। जानते हैं हम लोग प्रकाश की कितनी प्रकृतियाँ होती हैं, प्रकाश के क्या क्या गुण होती हैं। नेचर ऑफ लाइट पढ़ेंगे, यानी प्रकाश की प्रवृत्ति या इसके गुण पढ़ेंगे। प्रकृति क्या होती है दोस्त? प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलती है। कैसे चलती है सर प्रकाश कैसे चलती है? बता दूं दोस्त आपको, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, ये इसका पहला क्वालिटी है, पहला इसका गुण है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है। किस में चल सकती है? निर्वात में भी चल सकती है। तो सर निर्वात में चलेगी तो सर प्रकाश जब निर्वात में चलेगी तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती कितनी है? तो दोस्त, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है निर्वात में? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। आगे बढ़ते हैं और इसकी कुछ और क्वालिटी को जानते हैं। प्रकाश में परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन क्या होती है, अपवर्तन क्या होता है, व्यतिकरण क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, ध्रुवण क्या होता है। इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। प्रकाश में अपवर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, प्रकाश में व्यतिकरण होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है। समझ गए? इतनी सारी क्वालिटी है प्रकाश की। अभी और मैं क्वालिटी बताने वाला हूँ प्रकाश की क्या क्वालिटी है। प्रकाश में ध्रुवण भी होता है। प्रकाश में क्या होता है सर? ध्रुवण भी होता है सर। प्रकाश में वर्ण विक्षेपण भी होता है। क्या होता है? वर्ण विक्षेपण भी होता है। अब प्रकाश में वैद्युत प्रभाव भी होता है। प्रकाश में वैद्युत प्रभाव भी होता है। प्रकाश में कंपटन प्रभाव भी होता है। कौन सा प्रभाव? कंपटन प्रभाव, कंपटन इफेक्ट भी होता है। समझ गए? यानी कि इस तरह से मैंने आपको टोटल लाइट के 10 इसके मैंने गुण को बताया, इसकी क्या क्वालिटी होती है लाइट की, वो मैंने आपको 10 टॉपिक समझा दिया। 10 आपको टॉपिक बताया इसमें कि प्रकाश के 10 गुण होते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, ध्रुवण होता है, विवर्तन होता है, वर्ण विक्षेपण होता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता है। इस तरह से मैंने आपको टोटल 10 टॉपिक बता दिया। आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारी आती है, सबसे खतरनाक टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मस्त टॉपिक आती है, न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत। ये आता है सर कि सर न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत क्या होता है? सर मुझे बता दो सर, कि न्यूटन कड़ी का सिद्धांत क्या होता है? तो दोस्त, इसीलिए मैं बैठा हूँ, इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको। तो ध्यान से समझिएगा न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत क्या है। चलिए हम इसको शुरू करते हैं, बताते हैं न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत होता क्या है। ध्यान से मेरी हर एक चीज़ों को, हर एक पॉइंट को समझिएगा। न्यूटन ने सन 1675 में इस नियम को दिया था। न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत न्यूटन ने सन 1675 ईस्वी में दिया था। उन्होंने क्या बताया? प्रत्येक प्रकाश स्रोत में अत्यंत सूक्ष्म और हल्के अदृश्य कण होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कणिका कहते हैं, क्रॉसपोलर कहते हैं। समझ गए? सेकेंड बताता हूँ, ये जो कणिका होती हैं, ये कणिका प्रकाश के वेग से सभी दिशाओं में सरल रेखा में चलती है। जो कणिकाएं होती हैं वह प्रकाश के वेग में एक सरल रेखा में चलती है। कैसे चलती है दोस्त? ये एक सरल रेखा, एक सीधी लाइन में चलती है।
समझ गए। ये अपने साथ गतिज ऊर्जा ले जाती है। कौन सी ऊर्जा ले जाती है, ये हमेशा पूछा जाता है कि जो कणिकाएं चलती हैं वो कौन सी ऊर्जा ले जाती है भैया, तो गतिज ऊर्जा ले जाती है। कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को ले जाती है। समझे। जब ये कणिकाएं आँख के रेटिना पर गिरती हैं, जब ये कणिकाएं होती हैं, ये आँख है, इस आँख पर गिरती हैं तो वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगता है। जब ये कणिकाएं आँख की रेटिना पर गिरता है तो वस्तु क्या होती है, क्लीन और अच्छे तरह से हमें शुद्ध दिखाई पड़ता है। इस सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के कुछ तथ्यों की व्याख्या की गई थी। जो इस प्रिंसिपल पर क्या हुआ था, प्रकाश के कुछ तथ्यों की व्याख्या किया गया था। तो उस व्याख्या को जानते हैं कि न्यूटन चाचा ने क्या व्याख्या किया, बताया। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि प्रकाश सरल रेखा में चलती है। किसने कहा भैया, न्यूटन चाचा ने कहा। न्यूटन के कणिका सिद्धांत में उन्होंने बताया, उन्होंने क्या दिया, कुछ तथ्य दिया, उन्होंने बताया। फर्स्ट तथ्य उन्होंने दिया कि जो प्रकाश होती है वो सरल रेखा में चलती है। प्रकाश का निर्वात में संचरण होता है। जो प्रकाश होती है वो निर्वात में संचरण होती है, चलती है। प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन होता है। जो प्रकाश होता है उसका परिवर्तन और अपवर्तन भी होता है। ये किसने बताया था, न्यूटन का कणिका सिद्धांत में हमें ये पता चला था। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारी न्यूटन का कणिका सिद्धांत जो है, जो थ्योरी है, वो अच्छी तरह से मैंने आपको समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया। आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या जानेंगे। हम लोग हाइगेंस वेव थ्योरी को जानेंगे। हाइगेंस ने क्या क्या दिया था अपने इस थ्योरी में, इसे हम लोग जानते हैं। तो सन 1678 ईस्वी में, सन कितने में भैया, सन 1678 ईस्वी में हालैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्या किया, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत जो था उसका प्रतिपादन किसने किया, सन 1678 ईस्वी में हालैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने इस नियम का प्रतिपादन किया। इस नियम के अनुसार उन्होंने क्या बताया, जो हाइगेंस थे उन्होंने इस नियम में क्या कहा, उन्होंने कहा कि प्रकाश किसी भी माध्यम में तरंग के रूप में चलती है। जो प्रकाश होती है, इन्होंने कहा, हाइगेंस सर ने बताया कि जो प्रकाश होती है, प्रकाश किसी भी माध्यम में एक तरंग के रूप में चलती है। किस रूप में चलता है सर, वो एक तरंग के रूप में चलता है। क्या होता है, एक तरंग के रूप में चलता है। चूँकि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए हाइगेंस ने एक सर्वमापी माध्यम ईथर की कल्पना किया। ईथर एक ऐसा माध्यम है जो भारहीन तथा सभी पदार्थों में प्रवेश कर सकता है। नहीं समझे हाइगेंस का उन्होंने क्या बताया, नहीं समझ पाए, समझो मैं फिर समझाता हूँ। उन्होंने क्या किया सर, हाइगेंस ने क्या किया, सन 1678 ईस्वी में हालैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने हाइगेंस का तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस नियम के अनुसार उन्होंने बताया क्या, उन्होंने कहा कि प्रकाश जो होती है, प्रकाश किसी भी माध्यम में एक तरंग के रूप में चलती है। अब उन्होंने कहा, जब उन्होंने कह दिया कि एक तरंग के रूप में चलती है प्रकाश, जब उन्होंने ये बात बोल दिया तो उन्होंने एक और बात बोला, चूँकि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। आप सभी को पता है, जब तरंग चलेगी तो क्या होती है, उन्हें चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, एक मीडियम की आवश्यकता होती है। तो उन्होंने उस मीडियम को क्या माना, उन्होंने उस मीडियम को माना ईथर। उन्होंने बताया उन्होंने जो माध्यम माना, जो उन्होंने माध्यम बताया, वो माध्यम बताया उन्होंने ईथर को दिया। किसे दिया दोस्त, उन्होंने बताया ईथर को। तो ईथर होता क्या है, अब उन्होंने बताया। ईथर उन्होंने सर्वव्यापी माध्यम तो मान लिया, बट अब ईथर के बारे में उन्होंने फिर एक्सप्लेन करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो एक्सप्लेन करके उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि ईथर एक ऐसा माध्यम होता है, इसलिए ईथर एक ऐसा माध्यम होता है जो भारहीन तथा सभी पदार्थों में प्रवेश कर सकता है। ईथर एक ऐसा माध्यम होता है जो भारहीन तथा सभी पदार्थों में वो क्या कर सकता है, संचित कर सकता है, जा सकता है, प्रवेश कर सकता है। इस तरह से उन्होंने अपने नियम में ये बताया बातें। अब इन्होंने क्या क्या सफलताएं इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने इस नियम को दिया, तो क्या उन्होंने सफलता पाई। उन्होंने फर्स्ट क्या पाया, परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या किया जा सका। जब हाइगेंस ने हाइगेंस का तरंग सिद्धांत दिया तो इससे ये प्रतिपादित हुआ कि हाइगेंस ने परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या किया जा सकता। इससे क्या हुआ, इससे उन्होंने सफलता ये पाया कि इससे ये परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या किया गया, व्यतिकरण तथा विवर्तन की व्याख्या किया जा गया। किससे क्या किया गया, परावर्तन अपवर्तन, ध्यान समझिएगा, किसकी केस की व्याख्या हो पाई। तो दोस्त आपको बता दूं,
परावर्तन की व्याख्या हुई, अपवर्तन की व्याख्या हुई, व्यतिकरण की व्याख्या हुई और विवर्तन की व्याख्या हुई। इतनी 4 चीज़ों की व्याख्या किया गया। किसके द्वारा किया गया? ये किया गया हाइगेंस चाचा के द्वारा। हाइगेंस चाचा ने इन चारों की व्याख्या तो कर दिया। अब इनके नियम में भी कुछ त्रुटियां पाएंगे। तो त्रुटि क्या है, अब इसे हम जानते हैं। इनकी असफलताएं क्या हैं? असफलताएं क्या हैं दोस्त? इस सिद्धांत में प्रकाश को अनुदैर्घ्य माना गया था। जो प्रकाश इन्होंने माना था वह अनुदैर्घ्य माना था, जिसके कारण प्रकाश की ध्रुवण की व्याख्या नहीं की गई। जो प्रकाश इन्होंने माना, इसमें जो प्रकाश माना था उन्होंने अनुदैर्घ्य मान लिया था। क्या किया था? अनुदैर्घ्य मान लिया था, जिसके कारण क्या हुआ? प्रकाश की ध्रुवण की व्याख्या नहीं किया जा सका। बाद में प्रकाश को अनुप्रस्थ मानकर उन्होंने ध्रुवण की व्याख्या भी किया था। क्या किया गया था? उन्होंने प्रकाश को अनुदैर्घ्य माना, तो अनुदैर्घ्य मानने से क्या हुआ? उन्होंने क्या किया? प्रकाश को अनुदैर्घ्य माना, तो अनुदैर्घ्य मानने से क्या हुआ? ध्रुवण की व्याख्या नहीं हो पाई। बट उन्होंने क्या किया? कुछ समय बाद उन्होंने हाइगेंस चाचा ही नहीं क्या किया? उन्होंने प्रकाश को अनुप्रस्थ मान लिया और फिर उन्होंने क्या किया? ध्रुवण की व्याख्या कर दिया। समझ गए? और एक और सफलता इनकी थी। एक सफलता इन्होंने थी, इनमें थी क्या? इससे वैद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव की व्याख्या नहीं हो पाई थी। जो वैद्युत प्रभाव होती हैं और रमन प्रभाव होता है, इससे क्या हुआ? इन्होंने व्याख्या नहीं कर पाया था। इस तरह से आपके हाइगेंस के तरंग का सिद्धांत, न्यूटन के कड़ी का सिद्धांत मैंने समझा दिया। अब बढ़ते हैं आगे, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत समझते हैं कि मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, इसे हम लोग समझते हैं। अब आगे बता दो सर आपको, जो मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत था, ये मैक्सवेल चाचा ने ही दिया था। मैक्सवेल चाचा ने दिया था 1873 ईस्वी में। कितने दिया था सर? ये 1873 ईस्वी में मैक्सवेल ने ही दिया था। अब उन्होंने अपने थ्योरी में बताया क्या? मैक्सवेल सर ने अपने थ्योरी में क्या बताया? अब हम लोग इसे जानते हैं। करते हैं रेड और अब समझते हैं। समझो, ध्यान से समझिएगा, मेरी हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, मैं बोल क्या रहा हूं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये बताया कि सर जो प्रकाश होती है ना, वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। उन्होंने ये कहा इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र E, चुंबकीय क्षेत्र B दोनों होता है। उन्होंने कहा कि जो प्रकाश, उन्होंने कहा क्या? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। उन्होंने कहा जो प्रकाश होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, और इनमें क्या होता है? इनमें विद्युत क्षेत्र यानी कि E, विद्युत क्षेत्र को परिभाषित करते हैं हम लोग E से, तो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र B दोनों होते हैं। क्या होते हैं? इसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड, उन्होंने क्या कहा? विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं परस्पर लंबवत होती हैं। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं क्या होती है? परस्पर लंबवत होती हैं, तथा ये दोनों तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होती हैं। इन्होंने क्या कहा? ध्यान समझिएगा, अब इन्होंने मेन पॉइंट बताया था। मेन पॉइंट क्या बताया था? जो विद्युत क्षेत्र होती हैं और चुंबकीय क्षेत्र होती हैं, ये दोनों क्या होती हैं? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं परस्पर क्या होती है? एक दूसरे के लंबवत होती हैं, और ये दोनों तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होती है। किसके? तरंग संचरण की दिशा के भी ये लंबवत होती हैं। ये निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चलती हैं। उन्होंने इतनी सभी पॉइंटों को उन्होंने एक्सप्लेन किया, अब बताया। अब बात करते हैं, उन्होंने जब ये एक्सप्लेन किया, नियम को प्रतिपादित दिया, तो उन्होंने क्या क्या अपने लाइफ में सफलताएं पाई? उन्होंने क्या क्या अपनी ज़िंदगी में क्या क्या इन्होंने सफलता पाया, ये समझते हैं और जानते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। देखो मैं बताता हूँ आपको, ध्यान समझिएगा। उन सभी तरंगों की व्याख्या की जा सकी जो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत द्वारा किया गया था। उन्होंने क्या कहा? वो ये सफलता पाए कि जो हाइगेंस सर ने जो अपने नियम में प्रतिपादित किया, जो व्याख्या किया था, जैसे हाइगेंस सर ने क्या व्याख्या किया था? उन्होंने कहा कि प्रकाश में परावर्तन होती हैं, अपवर्तन होता है, विवर्तन होता है, ध्रुव होता है। इन चारों की व्याख्या उन्होंने किया था। तो हाइगेंस सर ने ये व्याख्या किया था। तो जो मैक्सवेल सर आए, मैक्सवेल चाचा जो आए, उन्होंने भी क्या कहा कि उन सभी तरंगों की व्याख्या किया गया जो हाइगेंस सर ने किया था। बट इन्होंने एक सिद्धांत की किया था व्याख्या, तो समझिए क्या था? प्रकाश के ध्रुव की व्याख्या इसी सिद्धांत के द्वारा हुआ था। इन्होंने क्या किया सर?
इन्होंने ही प्रकाश की धुआं की व्याख्या किया। किसका व्याख्या किया? इन्होंने ही, हाइगेंस सर ने ही प्रकाश की धुआं की व्याख्या किया। ठीक है। और जो मैंने गलत बोल दिया, मैक्सवेल सर ने क्या किया? मैक्सवेल सर ने प्रकाश की धुआं की व्याख्या किया। बट जो हाइगेंस सर ने थे ना, हाइगेंस ने क्या किया था? प्रकाश को अनुदैर्ध्य पहले माना, धुआं की व्याख्या नहीं कर पाया। बस जब अनुप्रस्थ माना तो उन्होंने क्या किया? हाइगेंस की व्याख्या किया। बट इन्होंने, जो मैक्सवेल सर थे, इन्होंने कुछ नहीं माना था प्रकाश की धुआं की व्याख्या। इसी सिद्धांत के द्वारा इन्होंने ही कर दिया, अपने नियम में अच्छी तरीके से व्याख्या कर दिया, समझा दिया। अब इन्होंने भी अपने लाइफ में कुछ असफलताएं पाई हैं भैया। सफलता मिलती है तो असफलताएं भी कुछ मिलती हैं। तो इन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या, जब ये खोज किए, प्रकाश की धुआं की व्याख्या करना चाहते थे, ये जब इन्होंने करना चाहा तो इन्होंने भी कुछ अपने लाइफ में असंभावनाएं देखी हैं। तो क्या क्या ये असफल हुए, कहाँ कहाँ, ये जानते हैं। यह सिद्धांत क्वांटम प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाया। किसका व्याख्या नहीं कर पाया? क्वांटम प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाया। क्वांटम प्रभाव की व्याख्या ये नहीं कर पाए। इस सिद्धांत के द्वारा रमन प्रभाव की व्याख्या नहीं की गई। किसकी व्याख्या? रमन प्रभाव की व्याख्या नहीं की गई। जटिल जीवन प्रभाव की व्याख्या नहीं की कर पाई। यह सिद्धांत प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सका। इस तरह से ये जो प्रिंसिपल था वह क्वांटम प्रभाव, रमन प्रभाव, जटिल जीवन प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इन चारों की व्याख्या नहीं कर पाया। तो दोस्त, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इतना सारा मटेरियल देखा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग प्लांक का क्वांटम सिद्धांत जो है उसे हम लोग देखने वाले हैं। किसे देखेंगे दोस्त? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। और बता दूं दोस्त, इस चैप्टर में बहुत अच्छे टॉपिक हैं लाइट के बारे में। और दोस्त, मैं जब लाइट पढ़ता था ना, मुझे बहुत ही मज़ा आता था। अब मेरा फेवरेट टॉपिक था लाइट। क्या था फेवरेट टॉपिक? लाइट था। और मैंने फिजिक्स की क्लास 12 का जो फिजिक्स था उसे मैंने अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो दोस्त, इतनी मेरे पास कैपेसिटी है कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ और पढ़ा सकता हूँ। तो दोस्त, बता दूँ, मेरे सर, जो मेरी टीम थी, GPR एकेडमी जो टीम है, वह एक बैच लॉन्च किया है। बैच फ्रेश लॉन्च किया है, एक खतरनाक बैच लॉन्च किया है, जिसमें आपको हर एक चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप, हर एक स्टडी मटेरियल, जैसे नोट्स हुआ, लाइव लेक्चर हुआ, प्रीवियस ईयर पेपर हुआ, इन सभी का मटेरियल दे रहा है। तो दोस्त, आपको क्या क्या इस मेरे बैच में मिलने वाला क्या है, तो बता दो दोस्त। मैंने बैच लॉन्च किया जिस बैच का नाम है तांडव। बैच का नाम रखा है मैंने तांडव। इस तांडव बैच में आपको मैं क्या क्या देने वाला हूँ और मेरी टीम इस पर क्या क्या डिज़ाइन की है, इस बैच को कैसे डिज़ाइन किया गया है, तो बता दो दोस्त, आपको इस बैच में क्या क्या हम लोग देने वाले हैं। बैच का नाम तो खतरनाक है सर, तांडव बैच आपने रख दिया। मैंने नहीं रखा है सर, आपके एक आकाश सर हैं जो मैथ पढ़ाते हैं इसी चैनल पर। कौन है भैया? आकाश सर है। एक सर है आपके, मैथ पढ़ाते हैं। उन्होंने ही, जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि सर कोई बैच लॉन्च किया जाए बच्चों के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं तो तांडव मचाने वाला हूँ इस बार मैथ में। तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, तो मैं सोच लिया कि इस बैच का नाम तांडव रहेगा। तो दोस्त, इसीलिए इस बैच का नाम तांडव पड़ा है और सिर्फ आपके लिए ही बैच लॉन्च किया गया है। तो इस बैच को ज्वाइन जरूर कीजिएगा आप लोग। तो बैच में आपको मिलेगा क्या? हैंड रिटेन नोट्स मिलेंगे, लास्ट 5 ईयर्स का आपको पेपर का सोल्यूशन मिलने वाला है, गेस पेपर मिलेगा, मॉडल पेपर मिलेगा, ऑल बुक की PDF मिलेगी, बुक या टेक्निकल सब्जेक्ट हो तब भी मिलेगा, नॉन टेक्निकल हो तब भी मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको, लाइव लेक्चर मिलेंगे आपको, कोल्ड की PDF मिलेगी, सॉल्व पेपर मिलेगी। इतनी सभी मटेरियल आपको हम लोग इस तांडव बैच में देने वाले हैं। इस बैच को ज्वाइन कैसे करना है? बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है? अगर दोस्त आप बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर है आपका 9369183507 पर। इस नंबर पर आप कॉल करके हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अगर दोस्त हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।